हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की लिस्ट की। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आखिरकार 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। उसके अलावा उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम भी शामिल है, लेकिन इसमें कई ऐसे नाम भी हैं जिसने समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे विरोधी दलों को निशाना बनाने, सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के महाभारत में समाजवादी पार्टी ने आखिरकार अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में 159 प्रत्याशियों का नाम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर से चुनावी रण में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट कब जारी हुई है, जब बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर गुंडे और माफिया को टिकट देने का आरोप लगा रही थी। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। बीजेपी ने दोपहर में ये दावा किया और शाम होते होते समाजवादी पार्टी ने पहले लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया है जो आरोपों के घेरे में हैं। जेल में बंद आजम खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर सीट से टिकट दिया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान सोमवार से साइकिल पर सवार होंगे। कम उम्र में चुनाव लड़ने और फर्जी कागजात लगाने के आरोप में अपनी विधायकी गंवा चुके अब्दुल्ला आजम खान करीब 23 महीने बाद 15 जनवरी को जेल से बाहर आए हैं। एसपी के 149 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में जेल में बंद कैराना के विधायक नाहिद हसन का भी नाम है। नाहिद को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने कैराना से टिकट दिया है, उसी कैराना से जिसका नाम इस बार बीजेपी नेताओं के जुबान पर है। बीजेपी लगातार कैराना का नाम लेकर यूपी की जनता को अखिलेश सरकार में हुए हिंदू पलायन की याद दिला रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की इस लिस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। वही लिस्ट जारी होने के बाद संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल विवादित नाम फिर से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा ऊपर उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदू बाहुल्य है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें कही और उनके इस बयान का, उनके इस बात का साधु संतों ने स्वागत किया है, लेकिन विरोधी दल अब योगी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। क्या वो ये बताना चाहते हैं कि यूपी में कोई डर की बात नहीं, बाकी हिंदुस्तान में डर की बात है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस वाक्य का
अखिल भारतीय संत समिति समर्थन ही नहीं स्वागत भी करती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में हिंदू फोबिया जैसे मुद्दों को नकारते हुए कहा कि भारत सेकुलर स्टेट है क्योंकि हिंदू बाहुल्य हैं। यूपी में हर व्यक्ति सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बाहुल्य हैं। साधु संतों ने सीएम योगी के बयान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि योगी ने जो कहा वो कठोर सच्चाई है। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। हिंदू किसी जाति, मत या मजहब का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और इसलिए जो भारत और भारतीयता की अभिवृद्धि से परेशान हैं, वे लोग हिंदू फोबिया की बात करते हैं, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिससे देश और दुनिया के सामने हिंदुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस वाक्य का कि उत्तर प्रदेश में व्यक्ति इसलिए सुरक्षित है कि हिंदू बहुसंख्यक है, अखिल भारतीय संत समिति समर्थन ही नहीं स्वागत भी करती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला धर्म है, जहां हिंसा नहीं, लोगों को आनंद, सुख, सुविधा प्रदान करने की विधा है। हम यहाँ किसी मत के ऊपर अपने मत को थोपते नहीं हैं, बल्कि ये संपूर्ण मतों को लेकर बाकी सब मत हैं और धर्म एक ही है, और वो है सनातन धर्म। और ये बात सत्य है। भारत और उत्तर प्रदेश के विषय में जो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने, तो ये निश्चित है कि जहाँ जहाँ हिंदू बाहुल्यता है, सनातन धर्मावलंबी ज़्यादा रहते हैं, वो जगह सबके लिए, राष्ट्रवादियों के लिए सुरक्षित रहता है। केवल हिंदुओं के लिए नहीं, उसमें मुस्लिम भी सुरक्षित है। संत समाज ने जहां सीएम के बयान का स्वागत किया है, वहीं विपक्षी दलों ने योगी के बयान पर पलटवार किया है। घबरा करके तरह तरह की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस बार जनता ने, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विरोधी है, जनतांत्रिक मूल्यों को हनन कर रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंद रही है और जनता को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल रही है। देखिए, मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ नफरत से भरे हुए बेवकूफ़ी के बयानात क्यों देते हैं। ये भारत ही हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क है, तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि यूपी में कोई डर की बात नहीं, बाकी हिंदुस्तान में डर की बात है? 80% हिंदू रहता है इस देश में, लेकिन चूंकि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को सत्ता में लाना चाहते हैं। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने अखिलेश के बिजली वाले वादे पर भी सवाल उठाए। योगी ने अखिलेश पर तंज कसा कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, उन्हें जनता की परेशानियों की जानकारी तक नहीं है। के बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा पीपीए निरस्त भी किए, क्योंकि वह प्रदेश के हित में नहीं थे, जनता के हित में नहीं थे। 1,21,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। क्यों अखिलेश जी इसको भूल गए? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा। 12 बजे सोकर उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। इंटरव्यू भी आपने दोपहर के बाद ही लिया होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद कोई तैयार होकर के उनको पहले जगाएगा, मालिश करेगा, उसके बाद फिर उनको तैयार होने में समय लगता है, फिर उनकी साइकिलिंग का समय हो जाता है। इसलिए उनको कहाँ फुर्सत है इन सब चीज़ों के बारे में जानने, सीखने या इन चीज़ों के बारे में कोई। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में सीएम योगी ने हिंदू बहुलता को सुरक्षा की गारंटी बताया। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत सेकुलर स्टेट है क्योंकि हिंदू बाहुल्य हैं। साधु संत जहां योगी के बयान को कठोर सच्चाई बता रहे हैं, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि 2022 की सियासी जंग में सीएम योगी ने नए मुद्दे की एंट्री करा दी है। 80 बनाम 20 के बाद अब हिंदू हैं सुरक्षा की गारंटी वाले बयान से सियासी घमासान मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के साथ रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दरअसल कैप्टन ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि वो सिद्धू को अपने कैबिनेट में लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी सिफारिश के लिए पाकिस्तान से फोन आते थे। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। पंजाब चुनावों से पहले सियासी बाउंसर तेज हो गए और काफी गंभीर भी। बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की थी और निशाने पर थे उनके पुरानी पार्टी के पुराने साथी नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन ने सिद्धू पर आरोपों की बौछार कर दी। ऐसे दावे किए जो हैरान करने वाले थे। उन्होंने सीधे सीधे सिद्धू को पाकिस्तान का दोस्त बताया, सिद्धू को पाकिस्तान परस्त बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चौंकाने वाला बयान। सिद्धू के लिए पाकिस्तान से आया संदेश। इमरान ने की सिद्धू की सिफारिश। कैप्टन ने साफ साफ कहा कि जब वो कांग्रेस में थे, जब वो पंजाब के सीएम थे, तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें पाकिस्तान से संदेश आया कि सिद्धू को वापस रख लो। I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी, तो मैंने उसको बनाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ। कैप्टन ने खुलकर कहा कि यह संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था, यानी खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भेजा था, जिन्हें सिद्धू अपना दोस्त बताते रहते हैं। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट, आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। सिद्धू और कैप्टन की तकरार काफी पुरानी है। माना जा रहा है कि इसी के चलते कैप्टन को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली और अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके राज्य के चुनावों में उतरे हैं। सिद्धू के लिए पाकिस्तान से आई सिफारिश का दावा करते हुए कैप्टन ने कहा कि उन्होंने सिद्धू को अपनी कैबिनेट से निकाला था क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। वैसे सिद्धू कई बार पाकिस्तान और इमरान की बड़ाई करते दिखे हैं। 20 नवंबर 2021 को सिद्धू पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि इमरान खान मेरे लिए एक बड़े भाई जैसे हैं। I am CEO of Kartarpur sir. Sir, on behalf of Prime Minister साहब, अरे हुकूमत के पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद है। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। इससे पहले 18 अगस्त 2018 में सिद्धू अपने दोस्त इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे और वहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के गले मिले थे, जिस पर काफी विवाद हुआ था। अब एक बार फिर सिद्धू पर पाकिस्तान प्रेम का आरोप लगा है। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर जो बाउंसर डाला है, अब देखना यह है कि सिद्धू इसका जवाब क्या देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले बढ़ते आगे, बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते खतरे की। जी हां, यह खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसको देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन से अपने राजनयिक और तमाम बड़े अधिकारियों को वापस बुला लिया है।
यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव जारी है। ये खतरा मंडरा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस को लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हालात सामान्य हो नहीं रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिका के नए आदेश से ऐसा संकेत आया है कि हालात और खराब हो सकते हैं। दूतावास खाली करा रहा अमेरिका। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन न जाने की सलाह। यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित अपने दूतावास को खाली करा रहा है अमेरिका। रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों के परिवारों को राजधानी कीव स्थित अमेरिकी दूतावास को खाली करने का आदेश दिया। दूतावास ने नॉन इमरजेंसी कर्मचारियों को भी देश छोड़ने की मंजूरी दे दी है। देश के परिवहन मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिकों को चेताया है कि यूक्रेन की यात्रा न करें। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक। इससे पहले खबर आई थी कि रूस ने भी यूक्रेन से अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात किए हैं। ये कहा जा रहा है कि रूस ऐसे हालात बना रहा है कि ये लगे कि यूक्रेन की वजह से जंग चालू हुई। ये माना जा रहा है कि अपने मित्र देश बेलारूस के रास्ते रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस अभी तक किसी भी तरह के हमले की योजना बनाने से इनकार करता रहा है। रूस को अमेरिका की चेतावनी। पिछले शुक्रवार को जिनेवा में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला है। वहीं अमेरिका साफ साफ कह चुका है कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन खबरों के साथ ही, इन रिपोर्ट्स के साथ ही जागते रहो में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।